फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी डेट आ चुकी है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं शॉर्ट्स के माध्यम से। और यहां पर हमारी जो क्लासेस हैं डेली चलती हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा डे सेकेंड रहने वाला है। हमारा एग्ज़ाम जो है टारगेट ग्रुप डी को लेकर है। इसमें जितना भी हमारा पोर्शन है जीके का रिलेटेड वो सब करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम 2 सेट लगा रहे हैं, तो 2 सेट आप पर डे मेरे साथ कर रहे हैं। इनकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से पा सकते हैं। यानी कि सेट 1 में 25 सेट क्वेश्चन और 25 हमारे उसमें सेट 2 में रहते हैं। यानी टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन का यानी सेट करने वाले हैं। और हमारा दूसरा दिन है। और इसी तरीके से हम रेगुलर क्लास आपको कराएंगे जब तक कि पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, आ जाएगी। मैंने कल ही क्लास शुरू की, आज डेट आ गई। सोचिए कितना मतलब अच्छी बनी हो गई। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको थैंक यू, और जो लोग करने वाले हैं उनको भी थैंक यू। आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने दमदार से इस कॉन्टेस्ट की। खेलते हैं मौत का खेल। तो कौन कौन शुरू कर रहा है बताइए कमेंट में। मौत का खेल खेलते हैं, यानी कि कितने सही कितने गलत हो रहे हैं हमारे। देखिए यहाँ पे स्पीड जो है मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने में होते हैं, तो वहाँ पर हमें टाइम जो है कम मिलता है। इसी वजह से आपको मैं बता दूँ कि स्पीड हमारी सही रहनी चाहिए। और जितने भी अगर डाउट आते हैं, वैसे कि डाउट आएंगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे और डेली प्रैक्टिस होगी हमारी। अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे। मैंने बोला भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि 44 44वां 42वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे 46वां और 50वां। तो आपको सही जवाब देना है कि इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या सही होगा। अपनी यानी कि जो तैयारी है उसको जांचें। यानी कि यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये कौन से 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, किस में है ये, तो भाग 4 का में है। कितने कौन सा अनुच्छेद है, यानी आपको याद रखना है 51। ठीक है, 51 ए यानी कि ये का। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो 42वां संविधान संशोधन रहेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस में है, यानी भाग 4 ए में है। यानी कि यहाँ पे हमारा 51 अनुच्छेद रहता है, 51 ए। और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा संविधान जो संशोधन बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें दूसरे में हमारा क्या है देखिएगा। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उन आर्टिकल 19 में होती है। और यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में होती है, ये अनुच्छेद 21 में होती है। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता हमारी 25 से 28 दी गई, यानी 25 में धर्म की स्वतंत्रता। और कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 कहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से हमारा दूसरी यानी कि डी ऑप्शन सही है। कानून के समक्ष समता का अधिकार हमारा अनुच्छेद कौन सा है, 14 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए यानी कि आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होने चाहिए, 35 वर्ष प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्र होनी चाहिए, और 40 वर्ष किसी के लिए नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे 4 में आपको सही से देखना है, सोचना है, समझना है कि राज्यसभा जो होती है पदेश अध्यक्ष कौन होता है। तो वैसे मैं बात करूँ आर्टिकल 63 है, वहाँ पर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। और जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वही 64 में कहता है कि राज्यसभा का पदेश सभापति होगा। यानी कि हमारा कह सकते हैं राज्यसभा का पदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोक अध्यक्ष नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे क्योंकि वो शॉर्टिंग गलत हो गई है हमसे। यहाँ पे संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकृति दी। स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेबल की बात हो रही है दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, लागू की बात नहीं हो रही है। तो अगर संविधान लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन जब संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत की बात आती है तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। तो हमारा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और आगे ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने
आपको बता दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यही करना है कि स्पीड से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर दिमाग में ऑप्शन लाने हैं कि कौन सा सही होगा, उसके बाद आप आंसर करके अपना जो होगा वो मेरे से मैच करेंगे। सही है तो वेल यानी कि वेल एंड गुड, और नहीं है सही तो उसको सीख लेंगे। आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे अगर आपको याद नहीं होते क्वेश्चन, क्योंकि ये सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। संसद पार्लियामेंट की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे 108 की, तो यहाँ पर ये संयुक्त अधिवेशन यानी कि अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि संसद हमारी 79 में आती है, ठीक है। 79 में संसद आती है अनुच्छेद में, और राज्यसभा हमारा 80 में आता है, लोकसभा हमारा किस में आते हैं, लोकसभा हमारी आती है 81 में। और यहाँ पे 108 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करने वाला है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से डी ऑप्शन होगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बात कर रहे हैं यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन के तहत लागू की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संशोधन पूछ रहा है कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, ये होता है 1992 में, ठीक है। 1992 में होता है। इसमें नगर पंचायत की बात की जाती है, जिसमें 29 विषय दिए जाते हैं, और यहाँ पे 74वां पढ़ते हैं तो वो नगर निकाय से होता है, और ये भी 1919 में ही होता है, लेकिन इसमें 18 विषय दिए जाते हैं। ये अनुसूची नंबर बात करें तो अनुसूची 9वीं होती है, ये 11वीं अनुसूची होती है, ये 12वीं अनुसूची होती है, और इस तरह से ये संशोधन होते हैं। तो ये यानी कि हमारा पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन 73वां होगा। तो ऑप्शन में जहाँ पे देखिए 71, 72 ऑप्शन 73, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। 73 और 74 हमारा क्या है, नगर निकाय से। तो इस तरह से हमारा हो गया आंसर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो भाग 3 है, इसमें बोला जाता है कि ये हमारी क्या होगी, नागरिक भाग 3 की क्या कहता है, भाग 3 कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि एफआर की बात करता है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हमारे क्या होंगे। ये डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएसपी की कौन बात करता है, डायरेक्टिव पॉलिसी यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात किस में बात हो रही है, बी में हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भाग 5 में संघ होता है और 6 में राज्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से भाग भी हमें याद होने चाहिए, मैं रिवीजन करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है। तो मंत्रिपरिषद जो भी होती है वो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से यानी 15% लोग जो होते हैं वो मंत्री बनते हैं, और इसमें से हम बात करें जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा में उसी के क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें जो लोकसभा होगा वही आंसर होगा 9 का, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर बात करें तो आपको 552 लगाने हैं। वैसे अगर 552 क्यों लगाने, कैसे लगाने, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास 552 नहीं होता है तो उसकी जगह पर हम 550 लगाएंगे। और एक यहाँ पे अभी संविधान संशोधन हुआ है, उसमें मतलब जो हमारी सीटें मतलब चुनाव जो होता है 545 पे होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता था उसको ये हटा दिया गया, तो हमारी कितनी बची, 543 सीटें बची। तो इन पर अब चुनाव हो रहा है या होगा। तो इस तरह से जो हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, तो यानी इसमें जो चुनाव हुआ था वो 543 पे हुआ। इस तरह से हमारी सीटें जो अधिकतम बात की जाएगी लोकसभा में कितनी है, तो 552। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हमारा यानी 550 होगा अभी भी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन डिजाइन होंगे तो कन्फ्लिक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको सतर्क और अलर्ट रहना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। तो 11th में हम क्या यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है। तो हाई कोर्ट होता है उसमें सेवानिवृत्ति यानी 62 वर्ष होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्ति होती है वो 65 वर्ष होती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, मैंने बोला बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। तो 62 वर्ष और 65 वर्ष किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सोचने का मौका दे रहे हैं भैया, सोच सकते हो आप। देखिए सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना। ये 34 अमेंडमेंट होता है कब, 1974 में होता है, ठीक है, 1974 में होता है, ठीक है।
मैंने तो ऐसे याद किया 4-4-4 और फिर 35वां हो जाता है 5-5-5, यानी 35वां अमेंडमेंट हो जाता है वो 1975 में हो जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी कि जो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, 1975 में बना। लेकिन जब बात हो रही है ये सह राज्य के रूप में ये हमारा सम्मिलित हुआ था 74वां संविधान 1974 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 75 होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है बताइए। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो अनुच्छेद 76 में आते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इसकी जो करता है हमारा राष्ट्रपति करता है, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक है और इसके पास सर्वोच्च पावर होती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र की, तो हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा है, जुडिशरी रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे हम बात करें ब्रिटेन है, आयरलैंड है और अमेरिका है, कनाडा है। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो हमारे अमेरिका से लिया गया है जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, याद रखना है। लोकपाल की बात हो रही है, ठीक है, आपको याद रखना है लोकपाल क्या करता है और लोकायुक्त क्या है। लोकपाल हमारे इंडिया के लेवल पे काम करते हैं और ये हमारे स्टेट लेवल पर काम करते हैं। तो हम बात कर सकते हैं लोकपाल और लोकायुक्त का उद्देश्य क्या है। तो ये चुनाव सुधार है, भ्रष्टाचार निवारण, न्यायिक स्वतंत्रता, पंचायती राज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी भ्रष्टाचार निवारण होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में आते हैं। राज्यसभा में राज्यों का और केंद्र में यानी कि यूटीज का। तो यूटीज और स्टेट की जो सीटों का आवंटन किसमें दिया गया अनुसूची में, तो हम कह सकते हैं ये चौथी अनुसूची में देगा। पहले में क्या है, हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी में कहता है कि जो हमारे अभी दूसरे में क्या आप कह सकते हैं कि वेतन और भत्ते की बात की जाती है। तीसरे में शपथ की बात की है। चौथी में सीटों का आवंटन, और फिर पाँचवीं में एससी और एसटी जो जनजातीय क्षेत्र उनके लिए मतलब प्रशासन की व्यवस्था होती है। और छठवां जो अनुसूची कहती है वो कहती है कि जो हमारे पास मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और यानी कि हमारे 4 स्टेट ऐसे हैं, उनको यानी कि वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं। और सातवीं जो होते हैं यानी कि सीट जो हमारे पास है संघ सूची, संयुक्त सूची और जितनी भी सूचियां हैं वो हमारी संयुक्त सूची 7वीं में आती हैं। ठीक है, जितनी भी सूचियां हैं। अगर 8वीं में कहते हैं तो उसमें हमारी भाषाएं आती हैं। 9वीं में भूमि सुधार आता है। 10वीं में हमारा दल बदल आता है। 11वीं में हमारी पंचायत यानी कि नगर पंचायत आती है। 12वीं में हमारा नगर निकाय आता है, नगर निगम आता है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियाँ आपकी रिवाइज मैंने करा दी। तो इस तरह से ये हो गया। आगे बात करते हैं किसमें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे यानी कि कैग, ये किस में आता है, 148 से लेकर 151 हमारा अनुच्छेद होता है, 148 से लेकर 151 से। तो यहाँ पे राष्ट्रपति बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य के राज्यपाल जो शपथ उसको कौन दिलाता है। अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाती है राज्यपाल की, यानी 153 हमारा राज्यपाल होता है राज्य का। तो यहाँ पे इसकी राज्यपाल की नियुक्ति तो हमारा प्रेसिडेंट करता है, बट इसको हम शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वही हमारे क्या करते हैं, इसको शपथ दिलाते हैं। तो यानी कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो हम कह सकते हैं राइट टू लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 226 में ये स्टेट के पास में, हाई कोर्ट के पास ये उपचार होते हैं। बट यहाँ पे हम 32 की बात करने जा रहे हैं। किसकी, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और यहाँ पे इसको संविधान की आत्मा बोला है BR अम्बेडकर जी ने। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कौन से मौलिक अधिकार जो होते हैं निलंबित नहीं होते हैं, यानी कि उनका निलंबन नहीं होता। तो हम अनुच्छेद 19 है, 20, 21 से 14 है, फिर 25, 26 है। तो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन आपको याद रखना है। आपातकालीन अगर लग जाता है तो ये 20 और 21 नहीं होगा। अगर बात की जा रही है सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसमें सारे अनुच्छेद जो है निलंबन हो जाता है। लेकिन जो 19 है
वो नहीं होता है, क्योंकि वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता बनी रहती है, इसलिए कि आप अपने बारे में बता सकते हैं या कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब सशस्त्र युद्ध होता है तब नहीं निलंबन होता है, लेकिन बाकी जो आपातकालीन लगती है तो उसमें 20-21 नहीं निलंबन होता है, ये भी निलंबन हो जाता है क्योंकि वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी किस में आती है? 352 आता है, आपको याद रखना है। और अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है तो प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि तो वो हमारा 356 में होता है। अगर बात करते हैं और देखो मैं तीनों बता देता हूँ। 352 में क्या है? 301 में इमरजेंसी है, 356 में हमारा क्या है? 356 में हमारा राष्ट्रपति आपातकालीन है, और 360 में वित्तीय आपातकालीन है। तो इस तरह से तीनों हमारे हो गए, तो तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, धन विधेयक कहाँ पर पेश किए जाते हैं? तो आपको पता है कि धन विधेयक जितने भी होते हैं वो हमारे कहाँ पेश किए जाते हैं, मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। धन विधेयक जितने भी होते हैं हमारे वो 110 में और 112 में हमारा क्या आता है? वित्तीय बजट आता है जो वार्षिक होता है, और 114 में हमारा विनियोग विधेयक आता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मनी से रिलेटेड विधेयक होते हैं वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के कहने मतलब पूछने, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है उससे आज्ञा लेकर ही पास किए जाते हैं। बट वो कहाँ पर पास किए जाते हैं? ये लोकसभा में पास किए जाते हैं। लेकिन जब वो कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसकी गणना कौन करता है, ये तय कौन करता है? वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, वो डिसाइड करता है कि ये कैसा बिल है। तो इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ये केवल लोकसभा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब हुआ? देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि कब हुआ। ये गठन की बात पूछ रहा है, तो गठन की बात पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि ये 1953 में हुआ था, ठीक है। 1953 में हुआ था, लेकिन जब लागू की बात होगी तो वो 56 में होगा। किस में होगा? 56 में होगा, ठीक, 1956 में होगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर क्या होने वाला है आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये गठन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में 1950 है, 1952 है, 1953, 56 भी है। तो कहाँ जाओगे? 53 में जाओगे, क्योंकि ये गठन की बात हो रही है। राज्य पुनर्गठन आयोग हमारा जो हुआ था वो 53 में, लेकिन लागू कब हुआ था? ये हमारा 56 में। तो इस तरह से ये याद रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से हमारी सहमति सूची ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। जर्मनी से आपातकालीन, जापान से हमारे विधि के समक्ष समता, यानी कि ये विधि निर्माण लिया गया है, ठीक है, जापान से भी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद कहाँ पर है? तो मैं बता दूं कि 324 जो कहता है हमारे पास, यानी कि हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन आयोग है, और 326 में ये कहता है कि मताधिकार वयस्क होगा, यानी कि हमारा 18 वर्ष होगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो 61वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो ये मैं बता दूं 1989 में हुआ था। इसी में कहा गया था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग की गई थी। तो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस तरह से 326 आंसर आप मान लेंगे इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन है। आगे है इसका, यानी कि संसद के 2 सत्र जो होते हैं उनके बीच का अंतराल क्या होता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, 6 महीने होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकल आया। आगे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 और सेट, यानी सेट हमारा दूसरा शुरू हो गया। ये सेट कौन सा है? ये सेट हमारा दूसरा शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी तक की अगर वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड आप कम कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आपसे कि स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर बढ़ा लेंगे तो और कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्पीड उतनी ही मेंटेन कर रहा हूँ जितनी आप 2x में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है सारे लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो ये मैं करने के लिए स्पीड बनाना ज़रूरी है। तो उस चीज़ से बेधड़क और बेनिश्चित रहे। अगर कोई दिक्कत है फिर भी कमेंट करके मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैंने बोला पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या होती है? तो जिस सबसे पहले आउटर की बात करते हैं। आउटर में हमारा क्या होता है? हम कह सकते हैं आउटर जो होती है क्रस्ट होती है। आउटर क्या होती है? क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है। तो यहाँ पे पृथ्वी की सबसे भीतरी बात की जा रही है, तो हमारी कोर होगी, बीच की हमारी क्या होगी? मेंटल होगी, फिर हमारा क्या होगा? वो क्रस्ट होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इस तरह से याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी की बात कर रहा है, तो हमारे क्या पास कोर आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आप जब तक देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत, तब तक कि आप क्वेश्चन जो है आंसर पढ़ लिया करें और दिमाग में सेट कर लिया करें क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे
जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि जो ऑप्शन है, क्योंकि आंसर भी दे रखा हूँ मैं, इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर बता क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऑप्शन भी दे रखा हूँ कि डायरेक्ट आपको पता चले कि हो सकता है मेरी भाषा ना समझ में आए, तो आप आंसर से मैच कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का बात करते हैं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है, ये एरिया वाइज तो हमारा कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप होगा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को याद रखना है, तो हमारा क्या होगा, एशिया महाद्वीप है। नील नदी किस महाद्वीप में है, तो आपको पता होना चाहिए कि नील नदी हमारे किस में है, तो एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। दिमाग लगाइए, सोचिए क्या है, तो उसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, इस नील नदी हमारी कहाँ पे है, जो हमारी अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका हमारा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे अफ्रीका होगा, नील नदी अफ्रीका में पड़ती है। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे, ऑप्शन जो है, ऑप्शन में अगली उसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहे, दो ही दिख रहे हैं। बोला जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो पृथ्वी के सबसे यानी कि वायुमंडल की बात हो रही है, तो हम आपको बता चुके हैं पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी 21% होती है। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, आप याद कर सकते हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। 50 क्वेश्चन मतलब 20-25 मिनट में हो जाने चाहिए। भूमध्य रेखा, आपको पता है कि हमारे पास ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है, ऊपर मकर रेखा होती है 22.5 डिग्री होती है, 22.5 नहीं 23 डिग्री होती है। ठीक है, और नीचे भी वही चीज़ होती है हमारी, यानी कि ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और नीचे होती है मकर रेखा। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, पूछा है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा हमारी इक्वेटर लाइन होती है, वो 0 डिग्री होती है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपने सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा। तो आगे बात करते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पतियों का जो संग्रह है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति कैसी होती हैं, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोफाइट्स होती हैं, मेसोफाइट्स होती हैं, जेरोफाइट्स होती हैं, कैसी होती हैं, हेरोफाइट्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मरुस्थल में पाई जाती हैं, रेगिस्तान डिजर्ट में पाई जाती हैं वनस्पति, उनको क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं वो जेरोफाइट्स होती हैं। क्या होती हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जेरोफाइट्स होती हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। अगर बात करें अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है, तो हम कह सकते हैं ये, आपने सुना होगा कि एक है नॉर्थ, एक है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, यानी कि हम अमेजन जो वर्षा है वो हमारी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये दिखा दिया मैंने, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो साउथ अमेरिका, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दक्षिण अमेरिका में हमारे अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो हम यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पक्का श्योर। भारत का पूछ रहा है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, गार्डन एस्टिन है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, अगर बात करें इस क्वेश्चन को मैंने करा चुका हूँ, तो मुझे जैसा कि पता है कि सभी लोगों ने सीख लिया होगा, ये कंचनजंगा हम लेते हैं। कंचनजंगा हमारी कहाँ पर है, ये कंचनजंगा हमारी सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में। और नंदा देवी हमारी कहाँ है, ये उत्तराखंड में पड़ती है। और गार्डन ऑस्टिन कहाँ पे है, ये हमारे पास लद्दाख और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। तो हम माउंट एवरेस्ट हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन हम यहाँ पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम में वो सबसे ऊंचा पर्वत होगा। तो हमारा कंचनजंगा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो हमारा कौन सा होगा, प्रशांत महासागर होगा। उसके बाद हमारा इंडियन ओशियन आता है, ये पैसिफिक ओशियन याद रखना है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगर पूछता है ऑस्ट्रेलिया में किधर पड़ता है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना कहाँ पर पड़ता है, तो ऑप्शन में आपके कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, जापान। तो आपको ऑस्ट्रेलिया आंसर दे देना है। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटर होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास में, यानी कि हमारा आंसर जो 0 डिग्री मैंने बोला, पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक होती है, तो भूमध्य रेखा, यानी कि हमारे पास इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, यहाँ पे भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपको याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियाँ हैं ये
नहीं बनाती हैं। तो ताप्ती नदी जो है वो गुजरात में मुहाना बनाती है और इससे रिलेटेड आप नर्मदा जो है ये जो है ये भी कहाँ बढ़ती हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं दोनों नदियाँ, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? लाल ग्रह जो होता है उसको मार्स को बोलते हैं। मार्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो मार्स को हम लोग मंगल कहते हैं। तो मंगल ग्रह आपको याद रखना है। ठीक है, मंगल ग्रह हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आइए चलते हैं, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो हम किसको बोलते हैं? मंगल को, यानी कि हमारा मार्स होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्लास लेनी है दूसरी जगह पे, इसी वजह से मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्त। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी ट्रेंच क्या है? उसका नाम आपको याद होगा कि मैरियाना ट्रेंच कहते हैं इसको। ठीक है, मैरियाना गर्त आपको याद रखना है ये, यानी कि मैरियाना गर्त। भूकंप जो होता है किससे मापा जाता है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारा सिस्मोग्राफ है होता है, एक रिएक्टर स्केल होता है। तो ये भूकंप अर्थक्वेक मापने का उपकरण है सिस्मोग्राफ। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये ज्वालामुखी पूछ रहा है कहाँ है स्थित। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपको हवालो क्या बोलते हैं, उसका नाम है हवाई द्वीप। ठीक है, ये अमेरिका में पड़ता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप पे स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हवाई द्वीप। 4 ऑप्शन है उसमें से एक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्या है, ये तो सबको पता होगा भाई, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एंजिल है, नियाग्रा, विक्टोरिया जेल। तो हमारा क्या होगा? एंजिल फॉल्स होगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल? तो एंजिल फॉल्स होगा। तो हमारा सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत की बात हो रही है तो हमारा मांजुली द्वीप होगा। ठीक है, कौन सा होगा? मांजुली द्वीप होगा। हवाई द्वीप हो गया। तो आगे बात हो रही थी कहाँ पे? विश्व का सबसे ऊंचा एंजल फॉल्स हो गया, और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मंजुली मैंने बता दिया। ये आंसर मैं टिक कर देता हूँ। वैसे आंसर टिक ये ठीक है, मांजुली द्वीप है, असम में पड़ता है। और आगे बात करते हैं, सवाना घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए, एशिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम कह सकते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना जो घास के मैदान है अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सवाना घास अफ्रीका में पाए जाते हैं। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, अफ्रीका बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आंसर मैंने यहाँ पे कर रखा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आपको पता है उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है? उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल कहलाता है, और जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में पड़ता है वो नहीं, अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। कन्याकुमारी तो हमारा अंतिम दक्षिणी पॉइंट है जिसको बोलते हैं तमिलनाडु के पास में। तो हमारा क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, गुवाहाटी गुजरात में है, इंदिरा कॉल उत्तर में है, और कन्याकुमारी हमारी ये दक्षिण में है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ये समताप मंडल में। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये ट्रोपोस्फीयर होती है, उसके ऊपर समताप मंडल होती है, फिर ये मध्यमंडल होती है, फिर हमारा आयन मंडल होता है, फिर हमारा क्या होता है? एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल होता है। तो इस तरह से हमारा ये ओजोन की लेयर होती हैं। तो हमारा सप्ताह मंडल में हमारा ओजोन पाई जाती है। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट? तो हम कह सकते हैं कि बुध है। ठीक है, मरकरी। तो 4 ऑप्शन है, पृथ्वी, शुक्र, बुध। तो इसमें से क्या होगा? बुध होगा आंसर, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? मैं टिक कर देता हूँ, यानी कि बुध को मानते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन गर्म नहीं है, गर्म हमारा शुक्र है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोला जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। सबसे छोटी पूछता तो गोवा है। ठीक है, सबसे छोटी पूछेगा तो गोवा है। आगे बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क में मरुस्थलों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, मरुस्थलों में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। ये ऑप्शन है संवहनी वर्षा, और उसके बाद में ये है पर्वतीय वर्षा, फिर है चक्रवर्ती वर्षा, और ये है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा वो आपको बताना है। मरुस्थलों में कौन सी वर्षा होती है? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट में पूरा क्वेश्चन
2 ही ऑप्शन आएँगे और तीसरा नहीं, बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो आप बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बता दीजिएगा। ये जो आपके 17 नवंबर है इसको मत भूलना, ठीक है। 17 नवंबर को आपको एग्ज़ाम होना है, देना है ग्रुप डी का। तो सभी लोग आप वीडियो अच्छे से देखिए और लाइक के माध्यम, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें रिवीजन भी मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक का। तो इसमें इसी में ऐड कर दूंगा, वो 10 या 20 क्वेश्चन ले आया करूँगा पर डे, वो रिवीजन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो में करेंगे, स्पीड में नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।